हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की भी क्लास बहुत 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 सुंदर होने वाला है और यह भी क्लास इलेक्ट्रिक करंट किस चैप्टर का है। इससे पिछला एक वीडियो हम करंट का क्वेश्चंस बैंक से करवा चुका हूँ, जिसमें क्वेश्चंस बैंक के बहुत महत्वपूर्ण सब ईयर में पूछा हुआ सब ही क्वेश्चन था, है ना। आज आपके सेशन का डे 2 है और यह भी इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से ही लिया गया है सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और यह बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस, बोर्ड मॉडल का क्या बात करूं, यह बोर्ड में पूछा हुआ ही है। क्वेश्चंस बैंक का सीरीज अभी चल रहा है, तो क्वेश्चन बैंक में जितने भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन सब सेशन में रहता है। तो चलिए ये सब क्वेश्चन को आप पहले रिवाइज करिए, फिर मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, अर्थात जिसको आप वीवीए क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए सीधा चलते हैं आपके मूल बात पर, अर्थात लेकर के आता हूँ आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उन दो कारकों को लिखें जिन पर ताप युग्मी में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करती है। ताप विद्युत वाहक बल, देखिए उन दो कारक, दो कोई घटना लिखना है जिस पर ताप युग्मी में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल, ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करती है, जिस पर। सबसे पहली बात तो ताप युग्मी कहते किसको हैं सर? तो देखिए, आपने सीबेक इफेक्ट पढ़ा है, पिछला वीडियो में हमने सीबेक इफेक्ट पढ़ाया है, कोई आपके लिए ये नया नहीं है। सीबेक इफेक्ट किसको कहते हैं? सॉरी, दो धातु का कोई तार होगा इस टाइप का, इसमें ये पहला जंक्शन पॉइंट ए और ये दूसरा जंक्शन पॉइंट बी, है ना। और जब इसमें यह मान लो कॉपर का है और यह मान लो, सॉरी एक मिनट, यह क्या है? ऊपर वाला कॉपर है और नीचे वाला मान लो एफ ही है। अब यदि मान लीजिए सर इसके टेम्परेचर को, प्रथम सिरा के टेम्परेचर ये T1 और दूसरे सिरा के टेम्परेचर ये T2, है ना। यदि बराबर हो तब किसी परिपथ द्वारा T2 बराबर हो तो किसी सर्किट से इसमें विद्युत धारा छोड़ने पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात जब यहाँ पे कौन सी लगा दे, गैल्वेनोमीटर लगा दे, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इस परिपथ से धारा नहीं बहता है। लेकिन जब T1 ग्रेटर देन हो जाए T2 के या T2 ग्रेटर देन हो जाए T1 के, तब इस गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं सीबेक प्रभाव। आप पिछला चैप्टर में पढ़े। और दोस्त, इसके लिए आप देखो यहाँ दो गो धातु का तार ली, इन्हीं दोनों धातु के तार के अंतर को, तापांतर को ना हम ताप युग्मी कहते हैं। बात समझे? आपने दो धातु का तार लिए और इस दोनों धातु के तार के जो ताप हैं, इसके दोनों जंक्शन बिंदु के बीच का जो ताप का अंतर है, इसी को कहते हैं तापांतर, अर्थात ताप युग्मी। अर्थात देखो दो गो जोड़ा है ना, ताप शीर्ष बिंदु के ताप का दो गो जोड़ा है, इसीलिए इसको कहते हैं ताप युग्मी, ठीक है। तो अब जब ताप में डिफरेंट हुआ तब धारा बढ़ा। धारा किसके कारण बहता है? तो या तो विभव के कारण या विद्युत वाहक बल के कारण, है ना। तो इसमें आखिर क्या चेंजिंग हुआ, क्या चेंजिंग होता है जिस पर इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? और इसमें जो तापांतर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है दोस्त, उसी को कहते हैं उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? ताप विद्युत वाहक बल। ताप के अंतर के कारण, ताप के डिफरेंट के कारण जो विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होता है, इस युग्म में, तार के जोड़ा में, इसी को कहते हैं। युग्म मतलब कौन चीज? जोड़ा। नाम से स्पष्ट है, ताप युग्मी, युग्म मतलब जोड़। बात समझ गए? तो इसीलिए इसको कहते हैं ताप युग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अर्थात ताप विद्युत वाहक बल। तो किस किस घटना पर डिपेंड करती है? तो पहला तो तापांतर पर डिपेंड करती है। दूसरा देखिए क्या क्या है, लिख दीजिए, उत्तर देकर के ऐसे लिख देंगे उत्तर। ताप युग्मी में उत्पन्न ताप पर विद्युत वाहक बल निम्न बातों पर निर्भर करती है। ताप युग्मी में उत्पन्न ताप पर विद्युत वाहक बल निम्न बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। पहला, यह ताप युग्मी के संधियों के तापांतर के समानुपाती होती है। इसमें जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, वह डेल्टा टी के बराबर होता है, अर्थात तापांतर के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा, यह ताप युग्मी में प्रयुक्त पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात इस ताप युग्मी में दो जो अलग अलग धातु का आप तार लेते हैं, वो कौन कौन मेटल का है, कौन कौन धातु का है, उसके प्रकृति पर डिपेंड करता है। और तीसरा भी लिख दिए, इन संधियों के औसत ताप वही तापांतर आप कह सकते हैं, या औसत मतलब दोनों का ताप जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, अर्थात T1 प्लस T2 करके 2 से भागा दे दीजिए, यह हो गया औसत ताप। तापांतर के क्या होता है? तापांतर पर भी डिपेंड करता है। आशा करता हूं यह क्वेश्चन बेहतर तरीका से आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम लिखे। किरचॉफ देखिए 2010 और 2016 में पूछा।
अथवा ये भी है आप लोग के लिए भी, इसको लगा लेंगे। अथवा विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखे। किरचॉफ मतलब किरचॉफ, किरचॉफ का नियम पढ़े हो ना, वही किरचॉफ का नियम है ये। उत्तर सीधा आपको पता ही है। किरचॉफ जटिल सर्किट के बारे में दिया था। किसके बारे में दिया था? जटिल सर्किट। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। किरचॉफ के दो नियम निम्न है, दो गो नियम है और दोनों नियम निम्न है। जटिल सर्किट के बारे में दिया था, कठिन परिपथ के बारे में दिया था कि जैसे मान लीजिए कि ये तीन तार है, इससे भी धारा बह रही है, इससे भी धारा बह रही है, इससे भी धारा बह रही है, तीनों सेम फेज का है। आगे ले जाकर के तीनों को क्या कर दिया गया है, मान लो कि यहाँ पे जोड़ दिए सर, यहाँ पे क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। और जोड़ करके 3 गो के अलावा यहाँ पे 4 गो खींच करके हम ले जा रहे हैं। तो क्या इस चारों में धारा जाएगा, और धारा जाएगा तो कितनी जाएगा, क्या परिमाण होगा, इस ऐसे ऐसे सर्किट के बारे में किरचॉफ साहब जो है नियम दिए थे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे उत्तर देकर के, किरचॉफ के दोनों नियम निम्न है। प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि बिंदु पर कैसे सर? तो ये ऐसे देखिए, आप ये स्टेटमेंट लिख करके ये फिगर ऐसे इस प्रकार से बना लोगे, इस प्रकार से आप बना लोगे। देखो ये I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा सब जाकर के यहाँ पे मिल रही है ओ बिंदु पर, और इसी बिंदु को कहते हैं हम संधि बिंदु। क्या कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं। समझ गया ना? संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग अर्थात समेशन ऑफ I जो होता है वो 0 होता है। इस जंक्शन पॉइंट पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। समझ गए? आप पढ़े हुए हैं। और अर्थात इनपुट धारा अर्थात आने वाली, आकर के मिलने वाली जो धारा होती है, ये सभी धारा क्या होती है दोस्त? पॉजिटिव होती है। लेकिन जाने वाला जो धारा होती है, ये सभी धारा नेगेटिव होती है। आप भली भांति जानते हैं इस चीज को, नहीं? तो इसलिए इस संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात जितना धारा आएगा उतना धारा जाएगा। धारा के रूप में आवेश, तो जितना आवेश जमा करोगे उतने आवेश खर्चा होगा। बात समझ रहे हैं ना? मतलब खर्चा नहीं होगा, इधर से जितना लाओगे उधर उतना ये भेज सकता है। ये आवेश को ना तो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, आवेश के परिमाण को, है ना। अर्थात जब आवेश ना तो बढ़े ना घटे, अर्थात आवेश ना उत्पन्न हो ना नष्ट हो, तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आप पढ़े हो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब किरचॉफ का इस नियम को, बिंदु का नियम, ये जंक्शन पॉइंट है ना, इसलिए इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। यह नियम को किस सिद्धांत का पालन करती है? आवेश संरक्षण सिद्धांत का भी बताया ना, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। इतना ये डेफिनेशन, ये दोनों बिंदु लिख देंगे नीचे, और नीचे फिगर बना के लिख देंगे। इसीलिए समेशन ऑफ I इक्वल टू कौन सी? डायरेक्ट 0, ठीक है। या नहीं तो आपको इससे इच्छा नहीं होता है तो समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 तो लिखबे करेंगे, ठीक है, यही लिख देंगे, आसान होगा। या इससे आपका इच्छा नहीं बढ़ेगा तो आप यदि ज्यादा अपने आप को टैलेंटी दिखाना है, आप अपने अंदर के टैलेंटी को दिखाना है, आपको अपने अंदर के टैलेंटी को ज्यादा दिखाना है, तो आप लिख लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, सॉरी ये माइनस होता है ना, और पूर्ण धारा माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 इक्वल टू 0। देखिए सबको जोड़ेंगे, लेकिन अटपूर्ण धारा तो अभी सर बताए नेगेटिव होता, बस जोड़ दिए। उससे नहीं तो है, सब माइनस वाला को उधर भेजो। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6, बस कर दो। सॉरी 7 है, 7 भी दे दो। 5 4 5 6 7 4 5 6 4 को है ना, हाँ, तो 7 भी I7 भी दे दो, ठीक है। इतना लिख दोगे 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों नियम को कह रहा है, ये तो हमने पहला नियम आपको पढ़ाया। अच्छा देखिए दोस्त, ये नियम लिख करके इतना कम से कम यो 2 बिंदु लिख देंगे तो भी काम चलेगा। हम ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया कि इसमें सारा ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहला नियम तो आपने देखा, यह है दूसरा नियम। दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रत्येक शाखा का कुल विभव का बीजगणितीय योग 0 होता है। अभी देखिए कितना आसानी से आपको याद रह जाएगा। प्रथम नियम, किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, और दूसरा नियम विभव का बीजगणितीय योग 0 होता है। दोनों में बीजगणितीय योग 0 होता है। नहीं, कितना टेक्निक है। एक प्रथम नियम में धारा 0 होता है, दूसरा नियम में विभव 0 होता है। बात समझ गए? देखिए इसे लूप का नियम, लूप मतलब बंद पास का नियम कहते हैं, बंद धारा का नियम कहते हैं, ठीक है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है, ठीक है। यह नियम किसका पालन करती है? ऊर्जा संरक्षण। कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समझा रहा हूं आपको, ये तो समझ गए ना कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रत्येक शाखा मतलब अलग अलग तार जो जा रहा है। कैसे सर? सुनो, जैसे मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ये कोई क्या है? परिपथ है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है,
सेल लगा हुआ है ये, और इधर मान लीजिए सेल नहीं, बाहरी प्रतिरोध लगा दिया गया है ये। तो यहां पे देखिए ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से ये विद्युत पर बंद पास हो गया, ये प्लस माइनस, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल है E1, ये है E2, R1 R2, ये बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R। अभी देखो ये धारा निकालेगा प्लस से माइनस की ओर ना, तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। अब दोनों धारा आकर के यहाँ I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, नहीं ऐसे होकर के जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दो गो बंद परिपथ, एक तो ऑलरेडी ये पूरा सिस्टम जो है बंद परिपथ है, ये पूरा सिस्टम A B C D E F A ये पूरा बंद पास है, नहीं है। इसमें से देखिए A B E F A, A B E F A, एक गो बंद पास ये हुआ प्रथम, बोलिए आप, और दूसरा B C D E B, B C D E B, मतलब दूसरा बंद पास ये हुआ, नहीं हुआ, दो गो बंद पास हो गया। इसका सभी विभव का मतलब क्या, मतलब कि माइनस है प्लस है, एक तो विद्युत भाग वाली है, तो ई हो जाएगा प्लस ई। और इसमें याद रखिएगा दोस्त, एक दो बात को याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अभी इसका एक न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा, उसमें ये काम आएगा, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। जब किसी सेल में, ये याद रखना, जब ये एक सेल है, मान लो प्लस है माइनस दिख रहा है, जब किसी सेल में हम माइनस से प्लस की ओर जाते हैं विद्युत भाग बल गिनने, तो इधर आने पर इसका विद्युत भाग बल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ई पॉजिटिव होता है या भी पॉजिटिव होता है। और लेकिन जब हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो उसका विद्युत भाग बल नेगेटिव होता है, अर्थात ई जो होता है वो माइनस होता है। ये बात समझ में आया? किसी सेल में प्लस से माइनस की ओर जाने पर विद्युत भाग बल नेगेटिव होता है और माइनस से प्लस की ओर जाने पर विद्युत भाग बल पॉजिटिव होता है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि जब ये मान लो प्रतिरोध है, ये कोई क्या है, प्रतिरोध है, और इससे धारा I बह रहा है, धारा क्या बह रहा है, I धारा बह रहा है, ठीक है, I धारा बह रहा है। तो ये याद रखना, धारा के दिशा में ओम का नियम होता है ना, V बराबर I इंटू R, यदि यह प्रतिरोध R हो तो V बराबर I इंटू R। धारा के दिशा में जाओगे तो विभव जो होता है ना, ये विभव ये नेगेटिव होता है। विभव क्या लिया जाता है, धारा के दिशा में विभव नेगेटिव, और धारा के विपरीत दिशा में जब V बराबर I इंटू R करने जाओगे तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना चीज को याद रखिएगा, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े होंगे VK1 फिजिक्स क्लासेज में, उसको ये चीज बहुत बेहतर तरीका से पता हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ से A बिंदु से विभव कैलकुलेट करना, या नहीं तो मान ले F बिंदु से कैलकुलेट करना शुरू किया, किसी भी पॉइंट से करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से करोगे तो धारा तो इधर से बढ़ रहा है, यह धारा ये जाएगा इधर, इधर इसमें जाएगा I2, इधर इसमें आएगा I1, जिसका जितना धारा अपना बढ़ जाएगा। इधर से जाएंगे तो ये धारा I1 गुना R1 जो होगा वो धारा के दिशा में जा रहे हैं, वो नेगेटिव हो जाएगा सर, लेकिन इसमें माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ये E2 पॉजिटिव हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। उसी तरह से इसमें इधर आएंगे तब देखो क्या होगा, सॉरी इधर ले, I1 गुना R1 नेगेटिव हो जाएगा, E1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इधर से इधर जाएंगे तो फिर उस बिंदु तक ना, तो इधर हो गया, देखो एक तो धारा के विपरीत, धारा उधर से आ रही है, हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर, तो इसका मतलब माइनस E2 हो जाएगा। और ये विभव जो होगा, विभव इधर जा रहे हैं ना, इधर से नाप रहे हैं, तो ये होगा प्लस I2 गुना R2 बराबर 0। देखो सभी विभव का बीजगणितीय योग क्या हो गया, 0। कौन परिपथ में, तो A B E F A में, इसमें सभी विभव का बीजगणितीय योग 0 होगा। फिर यदि दूसरा में लेंगे हम, इसमें लेंगे B C D E B में, इसमें लेंगे, वहां से शुरू किए थे, इसमें भी यहां से शुरू करेंगे, चलो धारा के दिशा में। तो अभी यहाँ ये माइनस I2 गुना R2, ये माइनस प्लस है तो प्लस E2 बराबर हो जाएगा, कौन चीज, सॉरी बराबर नहीं, जो जोड़ना है धारा की दिशा में, यहाँ तो धारा की दिशा में आ गए ना, फिर वहां तक जाने के लिए इधर से घूम रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस I3 दे दो इसको, तो I3 गुना कैपिटल R बराबर 0। अब I3 के मान I1 प्लस I2 है, अपना बैठा के कैलकुलेशन करो, आ जाएगा आंसर। यही नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम पास का नियम कहते हैं, ठीक है। ये दो गो शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, दोनों भी क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। और दोस्त एक बात मैं फिर बोलता हूँ, यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, यूट्यूब पर वीडियो पब्लिश रहता है, आप ये समझते हो कि दोबारा वीडियो देखेंगे तो सर को फायदा हो जाएगा। अरे नालायक, तुम्हारे कारण यदि तुम्हारे पिताजी को फायदा ही हो रहा है तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है? कौन सा तुमको घट रहा है? उल्टा आशीर्वाद ही मिलेगा, आशीर्वाद ही मिलेगा, ये याद रखना। तो इसलिए कई बार देखिए, और फायदा क्या होगा मेरा, मैं आपके लिए दिन रात एक करके संघर्ष करता हूँ,
आप देख ही रहे हो, बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए सब क्वेश्चन को रिवाइज करते चलेंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यदि दिक्कत हो रहा है तो दोबारा देखिए, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, समझावें कि किरचॉफ का अद्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम है। 2017 अभी समझा तो दिए सर, क्या सर, जितना उधर कुल विभव ऊर्जा ही तो है नहीं। तो इसलिए देखिए, किसी बंद पास में आवेश के गति करते समय ऊर्जा में होने वाले वृद्धि तथा हानि समान होता है। ऊर्जा में होने वाली वृद्धि तथा हानि क्या होता है, समान होता है, क्योंकि कुल विभव शून्य होता है। इसलिए विद्युत भाग बल जितनी सेल की होती है उतनी धारा और उतना विभव परिपथ में उत्पन्न होता है। सेल के विद्युत भाग बल कम होगा तो परिपथ में विभव कम उत्पन्न होगा, बात समझ गए। तो इसलिए किसी बंद पास में आवेश के गति करते समय ऊर्जा में होने वाली वृद्धि तथा हानि समान होती है। वृद्धि तथा हानि क्या होती है, समान, अर्थात आवेश की ऊर्जा में परिणामी परिवर्तन शून्य होता है। वो जो आवेश एनर्जी विभव उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका परिणामी परिवर्तन क्या होता है, कुल विभव शून्य होता है। तो इसलिए परिणामी परिवर्तन शून्य होता है। इस प्रकार किरचॉफ का अद्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के नियम का पालन करती है, ठीक है। देखिए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, समझा हुआ क्वेश्चन है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में आई का मान बताइए, अभी तुरंत बताए। आने वाली धारा पॉजिटिव और जाने वाली धारा नेगेटिव। मान ले ये फिगर है, देखिए 2017 का क्वेश्चन ये भी है। ये फिगर में आप यहाँ पे जंक्शन बिंदु दिख रहा होगा आपको, संधि बिंदु है ना, ये संधि बिंदु है। संधि बिंदु पर ये धारा, इसका नाम मान ले I1 बराबर, ये इसका नाम मान ले I2 बराबर। इस प्रकार से फिगर पहले बना लेना, उत्तर दे करके फिगर बना लेंगे और लिखेंगे इसको, ठीक है। ये भी धारा जा रही है तो यही तो आई है सर, ई जा रही है, ई आ रही है, तो इसको I3 मान ले। तो आने वाली धारा हो गया I1 I2 और I3, I1 I2 और I3, ये ना हो गया, बताइए। यस सर। जाने वाली धारा, तो इसका नाम दे दो I4 और इसका नाम दे दो I5, जिसका हमें मान ज्ञात करना है ना। तो सीधा किरचॉफ के प्रथम नियम से, इसीलिए किरचॉफ के प्रथम नियम से आने वाली धारा का कुल योग अब बराबर जाने वाली धारा का कुल योग ना, आने वाली धारा का कुल योग बराबर जाने वाली धारा का कुल योग। अर्थात आने वाली धारा क्या क्या है, I1 है सर, प्लस I2 है सर, प्लस I3 भी आने वाली ही है सर, बराबर जाने वाली तो I4 है सर, ये धारा है ना जाने वाली I4, ये 3 एम्पियर का, और I5 भी जाने वाली है I5। मान देखिए सर 7 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस I3 2 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर प्लस I5 आई है। 7 5 12 2 14 बराबर 3 एम्पियर प्लस I। तो यहाँ पे I बराबर, सॉरी स्मॉल I है, स्मॉल I बराबर 3 इधर प्लस इधर माइनस में, तो 14 - 3, तो स्मॉल I बराबर 11 एम्पियर आंसर। देखिए क्या ये सब क्वेश्चन है, बताइए ये सब क्वेश्चन में कोई मजा है? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है बिंदु x1 और x2 के बीच विभवांतर, किरचॉफ का 2 नियम पढ़ा है, उसका दोनों ये न्यूमेरिकल है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इस सब क्वेश्चन को आप अपने जान से ज्यादा प्यार करेंगे, समझ रहे हैं ना। जान मतलब अरे बॉडी में आप जान मतलब गलत काहे सोच रहे हो यार। जान मतलब तुम्हारे देह में जान नहीं है, बस उसी जान का मैं बात कर रहा हूँ। देखो x1 और x2 के बीच विभवांतर, x1 और x2, कोई नहीं, फटाक से इसको मिला दो। फिगर यही बनाना, देखो 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वीवीए क्वेश्चन है। x1 x2 मिला दिया। अब इसमें भी देखो 2 बंद पास मिला तुमको, कौन कौन सर? एगो तो सर x1 x2, ये यदि हम मान ले इधर से कैलकुलेट विभव शुरू करेंगे तो ये पहला पास, और ये देखो छोटा सा दूसरा पास देखो नीचे, हाँ या ना? यस सर। अब ना सॉरी, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उत्तर। बहुत आसान है, ध्यान देंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले यदि स्टाफ का सवाल पूछे ना, समझ गए, ये तो आप दिए है ना अपने सॉल्व करने के लिए ना,
लेकिन पहले इसको हटाइए, ठीक है, ये नहीं दीजिए, पहले लिखिए उत्तर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल E बराबर, तो E, अरे यार ये सेल है E1 और ये सेल है E2, है ना, इसको E2 मान ले, तुम्हारा क्या जाता है, मान ले, कोई दिक्कत नहीं सर। E1 E2 x1 से x2 की तरफ, तो देखो माइनस से प्लस जाओगे तो ये अभी जस्ट बताए किसी परिपथ में, देखो याद करो यही वाला क्वेश्चन, अरे रे ये वाला, किसी सेल में प्लस से माइनस विद्युत भाग वाला नेगेटिव, लेकिन माइनस से प्लस जाने पर पॉजिटिव, पता है अभी तुरंत, यही देखो आ गया ना न्यूमेरिकल तुमको। तो ये अभी किधर जा रहे हो, माइनस से प्लस, x1 से x2 की ओर जाओगे तो ये इधर से ना कैलकुलेट किया, तो इसलिए माइनस से प्लस 20 हो जाएगा पॉजिटिव, 20 माइनस, इसमें देखो इसमें तो ये प्लस है ये माइनस है, सॉरी ऑलरेडी दिया हुआ है, हम क्या लिख रहे हैं, प्लस से माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 16 वोल्ट, कितना वोल्ट विद्युत भाग बल, 16 वोल्ट। अब फिर परिपथ का कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट मतलब कुल होता है यार, x1 से x2 की तरफ जाओगे तो देखो ये तीनों प्रतिरोध सीरीज में मिल जाएगा रे ना, यस सर, तो सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा जोड़ दो, तो ये होगा 2 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 2 12 ओम, तो इसीलिए परिपथ से प्रवाहित धारा, इसीलिए परिपथ से प्रवाहित धारा I बराबर होता है V बाय R ओम के नियम से, और भी मतलब E जो है E या V सेम चीज, बताइए पढ़े हैं कई बार, हाँ यस सर। विद्युत भाग बल एज ए पोटेंशियल काम करता है, अरे पोटेंशियल का काम क्या करता है, वो होता ही है सर, क्या आप वही बोल रहे हैं हाँ विद्युत भाग बल ही है ना, बताइए। तो विभव कितना है तुम्हें, V बाय R, V बराबर E बाय R लिखो, 16 बाय 12 लिखो, 4 चौका 16 4 तिया 12, मतलब 4 बाय 3 एम्पियर हो गया सर, 4 बाय 3 एम्पियर हो गया धारा। अब क्या करें सर, धारा तो निकल गया, लेकिन धारा बह किधर से रहा है, माने हैं हम किधर से, इधर से। अच्छा एगो मैं लॉजिकल बात और बताऊं आपको, बोलो बताऊं, यस सर बता दीजिए। ये देख रहे हो, ये इसका मतलब होता है अर्थ कनेक्टेड होना, क्या होना, अर्थ कनेक्टेड होना, भूयोजित होना। अब पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है, तो इस बिंदु को मान लो ए बिंदु, और यहाँ का विभव तब क्या होगा, शून्य होगा सर। तो इसका मतलब एना से इस सेल कितनों भेजे, भूयोजित है, विभव क्या हो जाएगा, शून्य होगा, अर्थात इस सेल को पृथ्वी से जोड़ा गया है। खैर कोई बात नहीं, हटिए सर, लेकिन धारा तो बह रहा है ना सर, यस सर। तो इसका मतलब x1 से x2 के बीच, देखिए कितना आसान से मैं बता देता हूँ। नाउ x1 से x2 के बीच प्रथम पास, अरे पास को बंद परिपथ कहते हैं यार, बंद परिपथ का विभव का कुल विभव लिखो, कुल विभव। हाँ तो इधर देखो धारा, इधर यहाँ से x1 से शुरू करते हो, धारा इधर से आ रही है, इधर धारा की दिशा में जा रहे हो, दिशा में क्या जा रहे हो सर, वैसे भी यहाँ पे आकर के कुछ हो जोड़ेंगे तो यहाँ पे आकर के जीरो ही होना है इसको, या इधर से कुछ हो I इंटू R जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा। तो एगो काम करिए ना सर, डायरेक्ट इसको जीरो मान लीजिए, है ना, जीरो मान लीजिए। अरे बोलो यस सर, माइनस इधर का देखो, इधर का विभव क्या होगा, इधर का हो जाएगा, माने माइनस क्यों होगा, तो प्लस ना, यस। अच्छा मान ले Vx1, ये x1 से x2 जो है वो x1 का विभव है मान ले, है ना, इधर बंद पास प्रथम शेष बिंदु का विभव है, तो जीरो प्लस, लेकिन इधर जो जाओगे तो धारा की दिशा में जा रहे हो, तो माइनस ना हो जाएगा I इंटू R, बोलो, अरे बोलो, इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, इसको R3 मान ले, क्या जाता है तुम्हारा, सॉरी क्या कर दिए सर, इसको यहाँ से मानिए ना, यहाँ से R1 मानिए, यहाँ से R2 मानिए, इसको R3 मानिए, बोला आया ना, यस, क्योंकि x1 से x2 की ओर बढ़े हम इसीलिए। तो I इंटू बचा कौन सा, R2 है, I इंटू R2 माइनस में, क्योंकि धारा के दिशा में जा रहे हैं, और अभी हम पढ़े हैं किरचॉफ का पास का नियम सर, अभी तो आप ही ने पढ़ाया है सर। यहाँ जब किसी धारा के दिशा में जाओगे तो I इंटू आर नेगेटिव, धारा के विपरीत आओगे तो I इंटू आर कौन चीज, पॉजिटिव होता है। पढ़ाए हैं सर, फिर क्या कर रहे हैं सर, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको दिखा के पूरा दिमाग में सेट कर रहे हैं, समझ गए, ताकि दोबारा कोई समस्या आपको ना हो। तो देखिए I का निकाले हैं, या किधर गया, 4/3 एम्पियर, तो माइनस 4/3 या गुना R2 कितना है सर, 6 एम्पियर, तो 4 3 दूना 6 सीधा करिए ना सर, -8 वोल्ट। तो इसका मतलब x1 से x2 यहाँ से यहाँ तक
का विभव कितना 8 वोल्ट नहीं होता 8 वोल्ट, लेकिन ये जो लग गया ना, ये जो लग गया भूयोजित जो हो गया, तो पृथ्वी तो विशाल चालक है ना, ये इसका विभव शून्य होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे विभव शून्य हो गया, यहाँ पे 8 वोल्ट। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्त। यदि ये समझ गए तो वो भी समझ ही जाओगे दूसरा, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस हमसे छूटेगा थोड़ी सर क्वेश्चन, वो में आपके पास पढ़ रहे हैं ना, इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ कुछ नालायक बच्चे होते हैं जो अपनी गलतियां सर जी पर थोपते हैं ना, फिर पढ़ेगा अपना नहीं, कहेगा कि सर जी को पढ़ाने नहीं आता है। चलिए अच्छा है, नमस्कार करता हूं आपको। फिर x1 से x2, अब x2 से x1 माना यहां से यहां, इसके बीच ये दूसरा हम नामाकरण नहीं किए, इसलिए x1 से x2 और x2 से x1 ऐसे हम मान लिए। समझ गए बच्चे? यस सर लेकिन विभव कैलकुलेट करना यहीं से शुरू करेंगे, फिर इधर से, समझ गए ना, गंदा नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं है एक बार इधर से किए और फिर जो है इधर से करेंगे, जिस बिंदु से शुरू किए उधर से करेंगे, अर्थात ये इधर से ऐसे लिए तो दूसरा भी इधर से ऐसे ही लेंगे, ठीक है, समझ गए ना, इधर से कैलकुलेट करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये जरूर खींचेंगे आप दूसरा। ये देखिए x1 से x2 के बीच कुल विभव, कुल बीच, अब द्वितीय पास लिख दो, द्वितीय पास का कुल विभव, कुल विभव। देखो इधर से चलोगे तो धारा तो उधर से आ रहा, अब तो तुम धारा के विपरीत दिशा में, अरे यहां से शुरू किए थे तो इसको भी यहीं से ना शुरू करेंगे, ये नियम है अभी जो किरचॉफ का नियम आप यहाँ पढ़े हो, अभी हम बताए हैं आपको कि ये देखो, अरे रे किधर गया सर, क्या कर रहे हैं आप, दूसरा नियम बताए थे, यहां से सॉरी यहां से शुरू किए तो ऐसे गए तो फिर इसी बिंदु पर, अब दूसरा पास में भी हम यहां से शुरू किए, जी देखिए उसके सामने सामने का बिंदु है ना, यहां से शुरू किए, ठीक है, इसमें जहां लास्ट हुआ दूसरे पास में वहां से शुरू किए, बात समझ गए, ये नियम है विभव कैलकुलेट करने का, आपको पता होगा। यस सर, तो यहां से शुरू किए आकर के यहाँ लास्ट किए, तो फिर यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे, यानी तो ऐसे जाओ, अरे कैसे भी जाओ, क्या दिक्कत है, कैसे जाओगे बताओ, इधर चलो, इधर से चलो, इधर से चलो, धारा के दिशा में, कुल विभव v x2, ये मान ले v x2, ये दूसरा सिरा का विभव है इधर का, ठीक है, क्योंकि इधर से जा रहा है ना, इसीलिए ये धारा के दिशा में जा रहे हो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आई प्लस, ये क्या है, माइनस से प्लस जा रहे हो, इसका मतलब +4 हो जाएगा, माइनस से प्लस सेल में जाने पर प्लस होता है, ठीक है, ये +4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 गुना 4/3 अब +4, तो इसका मतलब 4 चौका 16/3 + 4, अर्थात लघुत्तम लोगे 3, 16 4 × 12, 16 12 28/3 वोल्ट, यही हो गया फाइनल आंसर। देखो x1 के बीच का विभव -8 वोल्ट, x2 के बीच का विभव 28/3 वोल्ट, देखिए कितना सटीक मैं बता दिया आपको, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यदि समझ गए दोस्त तो फटाक से कमेंट सेक्शन में #अमन या #एक्सपर्ट जरूर लिखेंगे, ठीक है, #एक्सपर्ट जरूर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। राइट टू यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब विभव मापी के 2 उपयोग। उत्तर, विभव मापी के निम्नलिखित 2 उपयोग है, पढ़े हुए हैं वो विभव मापी आप। पहला, 2 सेलों के विद्युत भाग बल के तुलना करने में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यदि 2 सेल होगा तो विद्युत भाग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच तुलना करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो विभव मापी का। और दूसरा, सेल के इंटरनल, कोई भी सेल होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में विभव मापी का उपयोग किया जाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, और इसके लिए, और ये मैं पूरा डिटेल, आप ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को उल्टाएंगे, उसमें देखेंगे फुल डिटेल ये बताया हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। आज का यही तक था, अच्छा क्वेश्चन जो भी बताए, अच्छा क्वेश्चन बताएं, आप तैयारी करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।